नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस एकेडमी में। आज का हमारा से जो सेशन रहेगा वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर रहेगा, दैट इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जो आप करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर अभी अटैक भी कर दिया है। आज ही की रिसेंटली न्यूज़ है कि रशिया ने यूक्रेन के जो एयर बेसिस हैं उनको उड़ा दिया है। तो देखते हैं क्या है, क्या चल रहा है, ये इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रशिया यूक्रेन का विवाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है और किस तरीके से क्या किसकी डिमांड्स है, कौन क्या किस तरीके के स्टेप्स जो है वो ले रहा है, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। हमारा प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच जो है, प्रीलिम्स स्पेशल बैच, वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी उनके पास समय है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हैं। हिस्ट्री इसमें कुमार नलिन सर आपको कवर करवाएंगे, पॉलिटी विजेंद्र सर कवर करवाएंगे, इकोनॉमी कुसुम मैम कवर करवाएंगे, ज्योग्राफी मैं आपको कवर करवाऊंगा, साइंस वैभव सर कवर करवाएंगे, करंट अफेयर्स ओजांग सर एंड कुसुम मैम आपको कवर करवाएंगे। फीस जो है मात्र 10,000 रुपीज़ है, बहुत ही नॉमिनल फीस जो है वो इसकी रखी गई है। लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी आपको एनी टाइम लर्निंग ऐप हमारी जो है उसके ऊपर, और आपको क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड बाद में देखने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। और डिटेल आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, बाकी की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, जीएस मेंस का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, टारगेट 2020 का बैच, 2022 का बैच, जिसमें कि प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक का जीएस का जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो कवर होगा। लाइव क्लासेस होंगी एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, और अगर आप उनको रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में क्लासेस जो हैं वो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके और डिटेल जो है वो ले सकते हैं, या जो आपका जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर जो नंबर आपके यहाँ स्क्रॉल कर रहा होगा उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। सीसेट से बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं। सीसेट की क्लासेस हमारी बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सीसेट के हमारे जादूगर विजेंद्र सर जो हैं उन्होंने बैच स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा डर जो है प्रीलिम्स के अंदर बच्चों के अंदर रहता है सीसेट को लेकर के, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के इतने ज़्यादा सहज नहीं होते हैं। तो बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको पढ़ाई जाती है सीसेट विजेंद्र सर के द्वारा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी करें, बहुत लेट हो रहे हैं आप, जितना ज़्यादा देरी करेंगे उतना ज़्यादा लेट होते चले जाएंगे, आपके पास टाइम भी कम बचेगा, प्लस इधर भी क्लासेस जो हैं बहुत ज़्यादा निकल जाएंगी। दिए हुए नंबर पे कॉल करके और डिटेल जो है वो जान सकते हैं। कॉन्सेप्टर बैच हमारा एक मोस्ट सक्सेसफुल बैच है। 12th के बाद कैसे प्रिपरेशन करें, पूरा एक 2 साल का बैच जो है वो डेडिकेटेड बैच यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, 2 इयर्स का कंप्लीट, ताकि आप लोग जो हैं वो 2 सालों में बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। और इस पर्टिकुलर बैच से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ही सक्सेसफुल बैच हमारा ये है। ओजांग सर खुद आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या तरीके हैं, क्या सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस को किस प्रकार से तैयार करना है, हमारा टाइम टेबल कैसा होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाई जाती हैं इस बैच के अंदर। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, आगे की प्रोसेस जान सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच हमारा एक और सक्सेसफुल बैच, जहाँ से कि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना सीखते हैं। जनरली हम 12th क्लास क्लियर होते हैं या हम ग्रेजुएट भी होते हैं, लेकिन हमें स्टिल एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता। खास तौर से यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी के लिए क्या अप्रोच हो एनसीईआरटी को पढ़ने की, ये हम नहीं जानते। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओजांग सर खुद आपको गाइड करते हैं, इस प्रोग्राम को ड्राइव करते हैं और आपको सिखाते हैं कि एनसीईआरटी जो है उनको किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। बहुत ही नॉमिनल फीस 6,000 रुपीज़ का कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है हमारा, जिसमें प्रीलिम्स मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके डिटेल डिस्कशन जो है वो वहां पर कर सकते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप जो है हमारी, उसके ऊपर अगर आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो है वो लेना चाहते हैं तो लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स जो हैं, चुने हुए सेलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं, उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और 1500 प्लस 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर आपके डाले गए हैं। फर्स्ट टेस्ट जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और 500 रुपीज़ में ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल फीस, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें, वरना ये मौका जो है वो आपके हाथ से निकल सकता है। बम्पर सेल चल रही है हमारी,
आंसर राइटिंग प्लस योजना का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो भी, अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो भी, और योजना प्लस कुरुक्षेत्र का कोर्स लेना चाहते हैं तो भी, तीनों कंबाइन लेना चाहते हैं, अलग अलग लेना चाहते हैं, जैसा भी लेना चाहते हैं, ओजांग सर खुद आपको सिखाएंगे आंसर राइटिंग। मेंस के अंदर बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी सबकी डिमांड यही रहती है, सर हमें आता सब कुछ है, हम जानते सब कुछ है, लेकिन लिखना नहीं आता, हम खुद को प्रेजेंट कैसे करें कॉपी में एग्जामिनर के सामने, ये नहीं आता। ये आपको सिखाया जाएगा ओजांग सर के द्वारा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, आंसर राइटिंग बैच के अंदर आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। और प्लस 1 ईयर की योजना कुरुक्षेत्र जो है वो भी आपको पढ़ाई जाएगी, ताकि आप करंट अफेयर से प्रॉपर अपडेट रह सकें। कॉन्सेप्टर बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से कर लें। ओजांग सर की क्लासेस जो हैं 21 फेब से स्टार्ट हो चुकी है, 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें ताकि आपकी क्लासेस जो है वो ज्यादा मिस ना हो। लाइव क्लासेस होती हैं एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रामर का कोर्स रवि बजाज सर का कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 25 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बहुत ही नॉमिनल फीस 4000 रुपीज में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जो है वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर अवेलेबल होंगी। और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस अगर आप लेना चाहते हैं, OTP जो हमारी ऐप है उसके अंदर कोर्सेज जो है वो लेना चाहते हैं, तो सारे कोर्सेज पर अभी फिलहाल 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स होंगे, जो पहले 1000 बच्चे होंगे, उनको 20% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसको, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं इनमें से, चाहे आप योजना कुरुक्षेत्र का लेना चाहते हैं, यूपी PCS का लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का लेना चाहते हैं, बजट का लेना चाहते हैं, इंडिया ईयरबुक का लेना चाहते हैं, या करंट अफेयर्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर आपको फिलहाल अवेलेबल हो जाएंगे ये सारे कोर्सेज। तो जल्दी ट्राई करें, बाद में लेट हो जाएंगे तो फिर ये कोर्सेज जो है वो आपको अवेलेबल इन प्राइसेस पर नहीं हो पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो आप कई महीनों से न्यूज़ में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये हमें नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इंडिया को इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन चीज़ों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई ये टॉपिक जो है आज के सेशन के लिए मैंने चूज़ किया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। और अभी अभी आप रिसेंटली देखें तो 2 दिनों से वार की कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो गई। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक जो है वो कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से अलग स्टेटमेंट आ रहा है कि हमने रशिया के 5 हेलीकॉप्टर्स जो है उनको उड़ा दिया है, जबकि रशिया की तरफ से अलग स्टेटमेंट आ रहा है कि, आज ही की न्यूज़ है सारी, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हमने यूक्रेन के जो एयर बेसेस हैं, जहाँ से कि हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स जो है उड़ान भरते हैं, एयर बेस जो होते हैं, उन सबको उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो क्या इशू चल रहा है, थोड़ा सा इशू को समझते हैं। तो करंट में जो भी कुछ भी चलेगा वो फिर आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सारी कहानी जो है वो समझ आने लगेगी। देखिए पहले लोकेशन देखते हैं, रशिया कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है। अगर आप वर्ल्ड मैप ओपन करेंगे तो वर्ल्ड मैप में ये पर्टिकुलर जो सेक्शन आपको दिखाई देता है, ये पूरा जो पार्ट दिखाई देता है, इसे यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया दोनों पार्ट को मिला करके यूरेशिया जो है वो कहा जाता है। रशिया एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। इधर वाला पार्ट एशिया में आता है, ईस्टर्न पार्ट जो है वो एशिया में आता है, ज्यादातर पार्ट एशिया में आता है, कुछ पार्ट जो है वेस्टर्न पार्ट जो है वो यूरोप में आता हुआ हमें दिखाई देता है। अब इसका एक पड़ोसी देश है, यहां पर अगर आप देखेंगे मैप में तो इसका एक पड़ोसी देश आपको दिखाई देगा वेस्टर्न पार्ट पर, साउथ वेस्ट वाले रीजन में, यूक्रेन जो है वो आपको दिखाई देगा। और इस यूक्रेन के साथ में रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी इसकी जो कहानी है वो थोड़ी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो इतिहास है इनका उससे जुड़ी हुई है। अगर मैं इतिहास आपको दिखाऊं तो पहले रशिया प्लस उसके आसपास के 14 कंट्रीज जो है, 14 देश प्लस रशिया, टोटल 15 कंट्रीज जो है वो मिलकर के यूएसएसआर कहलाते थे। यूएसएसआर के नाम से इनको जाना जाता था, हिंदी में सोवियत संघ के नाम से इनको जाना जाता था। ये पूरा यूएसएसआर जो है, जिसके अंदर एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, ये सारे पार्ट जो है, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे 15 देश जो हैं वो मिलकर के एक संघ बनाते थे, जिसका नाम था सोवियत संघ, या इंग्लिश में हम जिसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे। ये यूएसएसआर जो है वो 1991 में टूट गया। 1991 में ये यूएसएसआर जो है वो टूट गया और ये 15 देश जो है वो अलग अलग हो गए। इससे पहले इनका कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं था। 1991 के बाद में हम इनको अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में, स्वतंत्र देशों के रूप में देखते हैं। इनमें से एक रशिया है और एक यूक्रेन है।
एक रशिया है, एक यूक्रेन है। ये दो देश जो हैं जिनके बीच में कि ये सारा विवाद जो है चल रहा है। बाकी के सारे देश भी यूएसएसआर का पार्ट है। इन दो देशों के बीच में विवाद, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है? यूक्रेन जो है, ये कंट्री जो आपको दिखाई दे रहा है, रशिया का पड़ोसी देश, यूक्रेन जो है वो वेस्ट के साथ में ज्यादा टाइज बना रहा है। देखिए 1945 के बाद से, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद से हम जानते हैं कि एक बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो बन गया था। एक गुट था जिसका नाम था यूएसए, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव था। दूसरा एक और गुट था, दैट वाज यूएसएसआर, जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमें देखने को मिलता था। मामला सिर्फ इकोनॉमीज का नहीं था, आइडियोलॉजीज का भी था, लेकिन हम इसको मोटा मोटी सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज के रूप में देखते हैं। सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज जो है वो दो आइडियोलॉजीज यहाँ पर हमें काम करती दिखाई दे रही थी, और इन दोनों के बीच में कोल्ड वार का एरा, शीत युद्ध का समय जो है वो चल रहा था। उसके बाद यूएसएसआर जो है वो फेल हुआ, अपनी अर्थव्यवस्था को कायम नहीं रख पाया, अंततोगत्वा जाकर के फेल हुआ, और ये 15 स्टेट्स में, अलग अलग 15 राज्यों में टूटता हुआ हमें दिखाई देता है। ये सारी चीजें जो है आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस वहां पर करते हैं। अब क्योंकि यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, वेस्टर्न यानी कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके साथ में ज्यादा अच्छे संबंध जो है, ज्यादा अच्छे रिलेशंस जो है ये बनाने लगा था, इससे दिक्कत होने लगती है रशिया को। रशिया जो है वो यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है, हम ऐसा मान सकते हैं, या यूएसए जो है वो रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस वजह से इसका पड़ोसी देश, खासतौर से जो हिस्टोरिकली इसी का भाग हो, हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो रशिया और यूक्रेन एक ही इतिहास का भाग है, यूएसएसआर का, और इसका पड़ोसी देश जो इसके बिल्कुल पास में है वो इसके दुश्मनों के साथ जाकर के मिले, ये रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दैट इज वाई रशिया जो है 2014 में एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो उठाता है। बहुत बड़ा स्टेप किस लिए उठाता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझते हैं। देखिए 2014 में क्रीमिया जो है उसका एनेक्सेशन कर देता है रशिया। अगर आप यूक्रेन को देखेंगे तो यूक्रेन के साउथ में आपको दिखाई देगा ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर के अंदर एक पेनिनसुला यूक्रेन का निकला हुआ दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर पेनिनसुला को, इस पर्टिकुलर प्रायद्वीप को हम कहते हैं क्रीमिया पेनिनसुला या क्रीमिया प्रायद्वीप, जिस पर कि 2014 में रशिया जो है वो अटैक करके इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। रशिया इसके ऊपर अटैक करके कब्जा कर लेता है। मामला बढ़ता है, सीरियस इशू हो जाता है, किस कोई एक देश दूसरे देश के किसी हिस्से पर कब्जा कर रहा है तो सीरियस इशू जो है वो यहां देखने को मिलता है। अब आगे आते हैं 2014 में ही एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम है विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच जो है उनके रशिया के साथ संबंध अच्छे थे, तो क्रीमिया जो कि यूरोपियन यूनियन से जाकर के मिल रहा था, इसके वेस्ट में जितने भी देश हैं वो सारे यूरोपियन यूनियन के भाग हैं, यूरोपीय संघ जो है उसके भाग थे। तो यूक्रेन जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ जाकर के मिल रहा था, उस जो समझौता था, जो एग्रीमेंट था, उसको विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया कि हम जा करके नहीं मिलेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ में। क्यों? क्योंकि विक्टर यानुकोविच के रिलेशन जो हैं वो रशिया के साथ में क्या थे, अच्छे थे, संबंध जो है वो रशिया के साथ में अच्छे थे। तो उन्होंने रशिया का फेवर करते हुए इस देश को यूरोपियन यूनियन में मिलने का जो एग्रीमेंट था उसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। लोग जो हैं, देखिए लोग जो हैं वो बहुत समझदार हैं, यूरोप के लोग, ये वाला क्षेत्र जो है वो काफी अच्छा लिटरेसी वाला क्षेत्र है, साक्षर लोग हैं। तो वो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया के अंदर, वो कुछ ऐसा स्टेप लेती है तो लोग समझ नहीं पाते। जो एक अंधभक्ति जो चलती रहती है वो चलती रहती है कि जो मोदी जी ने किया वो बहुत बेस्ट है, या जो राहुल गांधी ने किया वो एकदम बेस्ट है। लेकिन यहाँ के लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि यूएसएसआर की हिस्ट्री जो है वो बहुत खराब रही है, इनके साथ मिलकर के कोई बहुत अच्छा हमें फायदा नहीं हो जाने वाला है। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन के साथ रहेंगे तो हमारे डेवलपमेंट जो है, हमारा विकास जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ये बात प्रूव करती है कि रशिया उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया, इकोनॉमिकली उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया, या वहाँ के लोग जो है वो इकोनॉमिकली इतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाए जितने कि यूरोपियन यूनियन के या यूरोपीय देशों के हो पाए हैं। तो लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किया। 2014 में यूक्रेन की सरकार के खिलाफ लोगों ने एक प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट यहां पर कर दिया। अब 2014 में ही, जैसा मैंने आपको बताया, क्रीमिया वाले रीजन पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। अब इस प्रोटेस्ट को फायदा उठाते हुए रशिया ने
ये वाला जो पर्टिकुलर क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ईस्टर्न यूक्रेन वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, पूर्वी यूक्रेन वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट जो हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। इस जगह पर अलगाववादी या सेपरेटिस्ट लोग जो होते हैं, जो कि खुद को अलग करना चाहते हैं, उनको अलग करने का एक, जैसे पाकिस्तान जो है वो भारत में जैसे टेररिज्म को सपोर्ट करता है ना, फंडिंग जो है सारी पाकिस्तान से आती है, भारत में आतंकवाद जो है वो चलता रहता है। और वो क्या चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को हम अलग करना चाहते हैं या खालिस्तान को हम अलग करना चाहते हैं। पहले खालिस्तान मूवमेंट चला था 70-80 के दशक में, उसके बाद 1990 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र जो है वो उनको अलग चाहिए। अलगाववादी जो सेपरेटिस्ट सोच जो है वो डेवलप करने लगते हैं धीरे धीरे, उसकी फंडिंग जो है वो सारी पाकिस्तान और दूसरे जो आतंकवादी गुट है वो करते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर अलगाववादियों को तैयार किया, फंडिंग सारी रशिया से आती रही। रशिया ने यहाँ पर क्या किया, यूक्रेन को, अगर आप किसी देश से डायरेक्टली नहीं भिड़ना चाहते तो आप क्या करेंगे, उस देश के अंदर फूट डालने का काम जो है वो करेंगे, डिवाइड एंड रूल वाला प्रोग्राम जो है वो चलाएंगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने, पाकिस्तान भी इंडिया में यही करता है, रशिया ने भी यहाँ पर यूक्रेन के अंदर सेपरेटिस्ट लोग जो हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उनको फंडिंग देना स्टार्ट किया कि तुम बात करो, तुम ये बात रखो कि हम यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है वो अलग चाहते हैं, यूक्रेन के साथ में नहीं रहना चाहते, हमको एक अलग देश चाहिए, हमको एक अलग क्षेत्र जो है, हमारी एक अलग साम्राज्य जो है, एम्पायर जो है वो हमको चाहिए। ऐसा इन लोगों को सपोर्ट जो है वो इन लोगों को खड़ा किया रशिया ने, और सपोर्ट जो है पूरा रशिया ने अपनी तरफ से दिया। तो यहाँ पर एक अलगाववादी गुट जो है वो रशिया ने और तैयार कर लिया। तो यूक्रेन मेन किन फ्रंट्स पर फंसा हुआ है, एक ये वाला क्षेत्र है जहां पर कि सेपरेटिस्ट लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और एक ये वाला फ्रंट है जिस पर कि डायरेक्ट रशिया का कब्जा जो है, क्रीमिया वाला क्षेत्र जो है जिस पर डायरेक्ट रशिया का कब्जा जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 2014 में जो ये मामला चल रहा था, 2014 में जब ये क्रीमिया पर कब्जा जो है रशिया के द्वारा कर लिया गया था, तो दो चीजें जो है वो आती हैं हमारे सामने, दो नाम जो है वो आते हैं, नॉर्मेंडी फॉर्मेट, नॉर्मेंडी प्रारूप। नॉर्मेंडी फॉर्मेट कोई इस समय बना हुआ फॉर्मेट नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तभी एक नॉर्मेंडी फॉर्मेट जो है वो बना था, नॉर्मेंडी नाम की जगह पर बना था। वो नॉर्मेंडी फॉर्मेट जो है वो लाया गया, एक डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाया गया जून 2014 में, ताकि रशिया के मिलिट्री एग्रेशन को कम किया जा सके, रशिया जो रशिया का जो सैन्य आक्रामकता जो है उसको कम करके शांतिपूर्ण समझौता जो है वो किया जा सके। इसके लिए एक ग्रुप जो है वो बनाया गया था। बनाने वाले कौन थे, रशिया प्लस यूक्रेन तो थे ही, साथ में इनके फ्रांस और जर्मनी, ये दो बड़े देश जो हैं वो भी आगे आते हैं, और ये चारों कंट्रीज जो है वो मिलकर के नॉर्मेंडी फॉर्मेट नाम का एक डिप्लोमेटिक ग्रुप जो है वो बनाते हैं। और उसके बाद समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। मिन्स्क फर्स्ट एग्रीमेंट जो है वो पहले होता है, उसके बाद मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट जो है, मिन्स्क जो है वो एक शहर है, तो उसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है उनको मिन्स्क एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट जो है वो होता है जिसके अंदर 13 पॉइंट रखे गए थे, 13 बिंदु जो है वो रखे गए थे, और 13 पॉइंट का ये एग्रीमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें रशिया प्लस यूक्रेन प्लस OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE जो है, इन तीनों ने मिलकर के ये मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया 2015 के अंदर। और उसके बाद से रशिया की आक्रामकता जो है वो थोड़ी कम हुई, रशिया ने जाकर के फिर यूक्रेन के ऊपर कोई अटैक जो है वो नहीं किया। लेकिन जो सेपरेटिस्ट जो थे, अलगाववादी जो थे, उनके साथ में रशिया का मामला चल रहा था। रशिया ने जो है वो सेपरेटिस्ट लोगों को पैसा देता रहा, फंडिंग करता रहा, ताकि वो यूक्रेन की नाक में दम करके रखें। ये प्रोसेस जरूर चलता रहा, मतलब डायरेक्टली रशिया जो है वो यूक्रेन से नहीं बढ़ रहा था, बट इनडायरेक्टली जो है वो काम चलता रह रहा था। उसके बाद मेजर एम ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज टू एंड द वार इन द डॉनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का जो डॉनबास क्षेत्र है, यहाँ जो ये मैंने सेपरेटिस्ट वाला जो क्षेत्र आपको दिखाया है, इसे हम डॉनबास एंड लुहांस्की क्षेत्र जो है, दो क्षेत्रों के रूप में हम देखते हैं। अभी देखेंगे इन दोनों को जो है कल की ही डेट में, अगर आप कल की डेट में देखेंगे तो रशिया ने इन दोनों सेपरेटिस्ट रीजन को अलग अलग सेपरेट कंट्रीज जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, डेमोक्रेटिक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में डिक्लेयर कर दिया है रशिया ने। अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो डॉनबास रीजन में ये सारा जो मामला चल रहा है वो रुक जाए। अब रशिया चाहता क्या है, ये सब कर रहा है रशिया, तो इसके पीछे चाहता क्या है? रशिया पहली बात तो ये चाहता है कि नेटो का एक्सपांशन यूक्रेन तक ना हो। नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में एक संस्था कह सकते हैं हम, या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया था, यूएसए ने बनाया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सपोर्ट में जितने भी देश हैं उन सबको मिला करके एक सैन्य संगठन जो है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया था नेटो। और रशिया चाहता है कि यूएसएसआर के जितने भी पुराने जो 15 कंट्रीज में जो यूएसएसआर टूटा है वो नेटो में ना जाए।
रशिया का एक पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि वो नेटो के अंदर ना जाए, और यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बनना चाह रहा था। इस वजह से रशिया का पहला ऑब्जेक्शन ये है कि यूक्रेन कभी भी नेटो के अंदर ना जाए। पहली दिक्कत जो रशिया को है वो ये है। दूसरा, नेटो ट्रूप्स मूविंग आउट इन दी पोस्ट सोवियत स्टेट्स, वही जो मैंने आपको बताया पोस्ट सोवियत स्टेट जितने भी हैं उनके अंदर नेटो ट्रूप्स जो हैं वो नहीं आए, और ये कमिटमेंट जो है वो दिखाया जाए कि हाँ यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। ये कमिटमेंट, यह सहमति जो है, ये प्रतिबद्धता जो है वो सारे देश दिखाएं, प्लस यूक्रेन भी दिखाए कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। और सिक्योरिटी गारंटी फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए भी हम सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं कि कभी भी रशिया या उसके आसपास के देशों में नेटो जो है उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, उसका एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा। इन सब कारणों से रशिया जो है वो ये सारा गेम जो है वो खेल रहा है, यूक्रेन के ऊपर सारा गेम जो चल रहा है वो इन कारणों से हमें देखने को मिलता है। अब रशिया यूक्रेन पर नाराज क्यों है? क्योंकि एक तो कल्चरल टाइज है, सांस्कृतिक संबंध है। यूक्रेन किसका भाग था? रशिया का भाग था। कल्चरली ये देश जो है वो सारे एक देश जैसे रहा करते थे। यूएसएसआर जब था तो सब लोग एक साथ में रहा करते थे। अब ये एक तरीके से इनका भाई ही है। भाई जो है वो अब दुश्मन के खेमे में जाकर के मिलेगा तो बड़ा भाई जो है वो जरूर नाराज होगा। तो यहाँ पर भी रशिया जो है वो यूक्रेन से नाराज इसीलिए है कि वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में क्यों आ रहा है, पश्चिम के प्रभाव में क्यों आ रहा है, उसे हमारे साथ में रहना चाहिए। दूसरा, विद्रोहियों को शरण देता है, असाइलम टू रिबेल्स। रशिया के अंदर जितने भी रिबेलियंस हैं, विद्रोही हैं, उन सबको असाइलम प्रोवाइड करता है यूक्रेन। यूक्रेन जो है उनको शरण देता है, मतलब आप आकर के हमारे यहाँ रह सकते हो। किसी एक युद्ध से कुछ भगोड़े जो होते हैं, किसी एक देश से जो भगोड़े जो होते हैं, जो भाग जाते हैं, उनको दूसरा देश जो है वो शरण दे देता है कई बार। तो रशिया के जो विद्रोही हैं उनको, रिबेल्स को आश्रय कौन दे देता है? यूक्रेन दे देता है। ये भी एक प्रॉब्लम है रशिया को। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका और नेटो के साथ में जो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, वेस्ट के इन्फ्लुएंस में जो आ रहा है, पश्चिम के प्रभाव में जो आ रहा है, वो रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन पर बहुत ज्यादा नाराज है, और ये युद्ध जो है वो चलता रह रहा है। 2014 से मामला चला रह रहा है, अब तो वापस फिर से एक वार की स्थिति जो है वो फिर से बन चुकी है। अमेरिका क्या कहता है इस सारे प्रोसेस में? अमेरिका क्या कहता है उसको भी समझते हैं। अमेरिका का फायदा देखिए, वो रशिया के पास में एक बफर स्टेट को ढूंढ रहा है। रशिया इतना बड़ा देश है, उसके पड़ोस में अगर एक ऐसा देश आ जाए जो अपने कब्जे में हो, अपनी स्थिति अपने अनुसार काम करें, हमारे अनुसार काम करें, तो अमेरिका का तो इससे फायदा ही फायदा है। अमेरिका हमेशा यही करता आया है कि वो अपनी भूमि पर, अपनी लैंड पर कभी भी युद्ध नहीं लड़ता। वो हमेशा दूसरों की जमीन पर जाकर के युद्ध लड़ता है ताकि अपना नुकसान किसी भी तरह का ना हो। इकोनॉमिक लॉस के अलावा और किसी तरह का लॉस जो है वो हमें बियर ना करना पड़े, बाकी सब दूसरे लोग जो हैं वो, दूसरे देश जो हैं वो अपना नुकसान भुगतते रहे। तो अमेरिका को तो यहाँ एक बेस्ट फील्ड मिल गया। कभी युद्ध हुआ यूक्रेन और रशिया का तो हम यूक्रेन के साथ लड़ लेंगे, रशिया को भी ध्वस्त करेंगे या रशिया को मात देंगे, या रशिया से हार भी गए तो भी नुकसान में कौन रहेगा? यूक्रेन ही रहेगा। युद्ध कहाँ हो रहा है? जहां युद्ध होता है वहां के लोग सबसे ज्यादा भुगतते हैं। यहां रहने वाले लोग भुगतेंगे, यूक्रेन में रहने वाले लोग भुगतेंगे। ना रशिया को भुगतना पड़ेगा और यूएसए को तो बिल्कुल भी नहीं भुगतना पड़ेगा। और हैवी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, वो यूक्रेन के अंदर हैवी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट जो है वो करता रहता है, भारी फौज की तैनाती जो है वो करता रहता है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो के पक्ष में आ रहा है, नेटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हैवी ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय करता रहता है। इन्वेजन की स्थिति भी हो सकती है, रशिया जो है वो कभी यूक्रेन के अंदर इन्वेजन कर सकता है। तो अमेरिका जो है, आप जानते हैं यूएसए, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से पढ़ा है, यूएसए की हिस्ट्री जानते हैं, तो ह्यूमन राइट्स के नाम पर ही चला जाता है, ये तो कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर ही चला जाता है, ये किसी भी देश में घुस जाता है। तो यहाँ पर तो इन्वेजन की स्थिति है, हम तो ह्यूमन राइट्स को बचाएंगे। ह्यूमन राइट्स जो है, मानवाधिकार जो है उनको बचाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे, लोगों की जिंदगी बचानी है हमें। कैपेसिटी नहीं है यूक्रेन के पास, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ऐसे ऐसे बहाने मार करके ये यहाँ पर घुसने की कोशिश जो है वो करता है। और प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एलाई, नेटो का हमेशा से एक रूल रहा है, नेटो का सैन्य संगठन बना ही इस तरीके से कुछ कि अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे सारे देशों पर हमला माना जाएगा और सारे देश उसको जाकर के काउंटर करेंगे, उसके विरुद्ध जो है खड़े होंगे, सारे देश एक साथ उस युद्ध में खड़े होंगे। तो क्योंकि ये भी नेटो का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसका एलाई है, इसका मित्र है यूएसए का, तो इसकी जो प्रोटेक्शन है, इसकी सुरक्षा जो है उसको करने का काम भी यूएसए जो है वो संभालेगा। अब इससे ग्लोबल कंसर्न्स क्या पैदा होते हैं, पूरे विश्व पर क्या असर पड़ता है या भारत पर क्या असर पड़ता है, उसकी अगर हम बात करें तो पहला जो स्थिति बनती है दैट इज वर्ल्ड वॉर सिनेरियो। विश्व युद्ध की तैयारी फिर से हो सकती है, क्योंकि वही दो गुट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अलग हुए थे, वही बाइपोलर वर्ल्ड जो यूएसए और यूएसएसआर के रूप में या कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में हमें देखने को मिलता था, एक बार फिर से अपने
एक दूसरे के आमने सामने जो है वो खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर भी हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसी स्थितियां जो है वो देखने को मिले और शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तो पहली प्रॉब्लम जो पूरे वर्ल्ड को देख रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो सकता है। युद्ध से कभी किसी को फायदा नहीं होता, ये हम पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख चुके हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होता है तो फायदा किसी का बहुत ज्यादा नहीं होगा, नुकसान सबको उठाना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को उठाना पड़ेगा। अभी अगर आप देख रहे हैं तो इकोनॉमिक लॉस की अगर हम बात करें, भारत इसमें अभी फिलहाल किसी भी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है कि हमारा सेंसेक्स जो है वो पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार गिरता ही जा रहा है। सब लोगों का इकोनॉमिक लॉस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में भी इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है और ग्लोबल लेवल पर भी हमें इसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। सेकेंड अगर हम बात करें तो S-400 की डिलीवरी, भारत जो है आप जानते हैं, भारत एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है S-400 जो है वो खरीद रहा है। रशिया के साथ में हमारी डील चल रही है और यूएसए की तरफ से हमको वेवर भी मिला हुआ। अमेरिका की तरफ से फिलहाल किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि हमारे रिलेशन फिलहाल अगर आप देखें मोदी जी के टाइम में तो यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और रशिया के साथ में तो हमारे बहुत अच्छे थे ही, तो उनको मेंटेन भी किया जा रहा है रशिया के साथ के जो रिलेशन है, और यूएसए के साथ में जो रिलेशन है उनको सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। और रिसेंटली हमने कुछ डील्स जो है वो यूएसए के साथ भी करी हैं और रशिया के साथ में भी करी हैं और सारी सक्सेसफुल हुई है। ना रशिया ने कोई ऑब्जेक्शन किया है यूएसए की डील्स के लिए, डील्स के संबंध में, और ना ही यूएसए ने कोई ऑब्जेक्शन किया है रशिया से हमारी जो डील्स हो रही है उनके बारे में। तो रिलेशंस को हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर स्थिति बिगड़ती है तो अब हो सकता है कि यूएसए जो है वो ऑब्जेक्शन करेगी, इंडिया जो है वो रशिया के साथ में किसी भी तरह की मिलिट्री टाइज या मिलिट्री जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने की जो डील्स करता है उन्हें इंडिया को कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी डील्स जो है वो लगाई जा सकती है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इंडिया पर भी लगाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने यूएस और ईरान वाले समय में हमने देखा था, ईरान के अंदर हम एक पोर्ट बना रहे थे, इंडिया ईरान के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन थे, लेकिन यूएस के दबाव में हम बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो ईरान के साथ में बढ़ा नहीं पा रहे थे या उनको ग्रो नहीं करवा पा रहे थे। वैसी ही स्थितियां यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर है, चाइना। फिलहाल आप देखें तो कोविड के बाद से चाइना पूरे वर्ल्ड के फोकस में है। सारी दुनिया जो है वो चाइना को देख रही है कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या गलती करे और हम उसको पकड़ें। और फोकस अब चाइना से हट करके फिर कहाँ जा रहा है, रशिया के ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो चाइना जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो चाइना जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, उससे दुनिया का ध्यान हट जाएगा और रशिया पर चला जाएगा। चाइना हमें फिर से परेशान जो है वो करने लगेगा। चाइना पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाइना पर ध्यान हट जाएगा और रशिया और यूक्रेन पर उनका ध्यान चला जाएगा। रशिया चाइना को पास में लाएंगे। अगर देखिए रशिया को पूरे वर्ल्ड में अलग थलग करने की कोशिश यूएसए के द्वारा की गई, जो कि यूएसए करेगा अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो यूएसए सबके ऊपर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। यहां पर भी देखने को मिलेगा कि रशिया को अलग थलग करने की कोशिश जो है वो यूएसए के द्वारा की जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो चाइना और रशिया जो है, क्योंकि एक ही जैसे कंट्रीज हैं और हिस्टोरिकली भी इनका जो एलाइज जो है, इनका जो मित्रता जो है वो काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। दैट इज वाई ये दोनों फिर से साथ में आ सकते हैं, और अगर ये दोनों फिर से साथ में आते हैं तो इंडिया के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल रशिया और चाइना एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट सारे खत्म हो जाएंगे, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और दोनों फिर से दोस्त बन जाएंगे। और अगर ये दो जो बिग पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, ये दोनों सुपर पावर्स अगर मर्ज होती हैं तो ये यूएसए के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न होगा और बाकी के जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न होगा और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड एनर्जी क्राइसिस, आप जानते हैं वर्ल्ड की जो टोटल गैस रिजर्वायर्स हैं, गैस के जो भंडार हैं टोटल, उसका 1/3 जो है वो रशिया के पास में है। और अगर रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की गई, रशिया के खिलाफ अगर बाकी सारे देश जाने लगे, तो हो सकता है रशिया जो है वो गैस की सप्लाई बाकी के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको देने से मना कर दे। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल लेवल पर गैसेस के प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिजर्वायर जो है वो अपनी सप्लाई बंद कर देगा, रशिया जो है वो अपनी सप्लाई बंद कर देगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारे कंसर्न्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर।
इसके रशिया ने जो कहा है कि आप नेटो जो है वो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे यूक्रेन को, तो उसके जवाब में जो बाइडेन ने भी जवाब दिया था, अगर आप देखें तो रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स में अगर हम बात करें तो जो बाइडेन ने भी जवाब दिया था कि नेटो जो है उसकी फ्री टू ज्वाइन पॉलिसी है, कोई भी आकर के इसके ज्वाइन कर सकता है, तो हम उस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। अगर यूक्रेन हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आप वो खुशी से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर दूसरे देशों की बात की जाए और वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो जर्मनी ने भी धमकी दी थी रशिया को कि अगर रशिया किसी तरह का अटैक यूक्रेन के ऊपर करता है तो जर्मनी और रशिया के बीच में जो पाइपलाइन का जो समझौता चल रहा है, पाइपलाइन का जो एग्रीमेंट चल रहा है, पाइपलाइन बिछाने का जो काम चल रहा है, उसे रोक दिया जाएगा। हम इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो आपके साथ में नहीं बनाएंगे। बट स्टिल अगर हम रिसेंट न्यूज की बात करें, आज की ही न्यूज की बात करें या 2 दिन की ही न्यूज की बात करें, तो पहला जो काम किया है रशिया ने वो ये किया है कि डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, जो सेपरेटिस्ट वाला रीजन जो मैंने आपको बताया था, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो सेपरेटिस्ट वाला रीजन है रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर। इन दोनों क्षेत्रों का नाम है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क को रशिया ने कल ही, अगर आप 23 फेब की न्यूज देखेंगे तो कल ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज कंसीडर किया है, स्वतंत्र देश अपनी तरफ से मान लिया है, अपनी तरफ से मान लिया है। रशिया ने कहा है कि हम इसको लुहांस्क को लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के रूप में और डोनेट्स्क को डोनेस्ट पीपल्स रिपब्लिक डीपीआर एंड एलएनआर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, अलग से मान्यता प्रदान करते हैं। ये रशिया ने कल ही, व्लादिमीर पुतिन ने जो है कल ही स्टेटमेंट जो है वो हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है, 23 फेब को देखने को मिलता है। और अगर हम आज की बात करें 24 फेब की अगर हम बात करें तो यूक्रेन का कहना है रशिया का कहना है कि यूक्रेन के एयर बेसेस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से रशिया की तरफ से, ये रशिया का कहना है। जबकि यूक्रेन का कहना है कि 5 रशियन प्लेन्स एंड रशियन हेलीकॉप्टर्स वर शॉट डाउन इन लुहांस्क, ये लुहांस्क वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 5 हेलीकॉप्टर्स को हमने मार गिराया है, 5 रशियन प्लेन्स प्लस हेलीकॉप्टर्स जो है उनको हमने मार गिराया है। तो वार वाली कंडीशन जो है वो चल रही है, बहुत जबरदस्त वार की कंडीशन अभी हमें देखने को मिल रही है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। तो आई होप कि अब आपको ये पूरा मामला जो है वो समझ आया होगा कि क्या इशू चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है और ये किस तरीके से ग्लोबल लेवल को इंपैक्ट करेगा, इंडिया को इंपैक्ट करेगा। और अब आगे आगे जो भी न्यूज आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझते चले जाएंगे कि क्या मामला यहाँ पर चल रहा है और क्यों सारी चीजें जो है, सारी घटनाएं जो है वो चल रही हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा, आप इससे बहुत सारी चीजें सीखे होंगे और आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प इससे मिलेगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।